हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट। क्लास 6 का ये चीज़ जो हम क्लास 6 का है जो हम ये पढ़ रहे हैं। सो ये लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर ये थर्ड डोमेन है हमारे अर्थ का। सो सबसे पहले जानना है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यस, हमारे अर्थ के सरफेस पे अगर हम देखेंगे चारों तरफ, चाहे समुद्र हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, हर जगह एयर है। तो जहाँ जहाँ एयर है, जो एयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, जो हमारे एयर का एटमॉस्फेयर बनाता है, तो वही चीज़ है जो हम जिसे इसे कह रहे हैं। सो अब जानना है कि जो एटमॉस्फेयर है, जिसको मीन्स वो सारे जगह, वो सारे रीजन्स, कौन से रीजन्स? अर्थ का ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ पे एयर नहीं है। इसका मतलब है कि अर्थ का अगर हम सरफेस की बात करें, मीन्स लैंड सरफेस या ओशन सरफेस के ऊपर वाला भाग जितना भी है, सबके सब क्या होने वाला है? एटमॉस्फेयर में आने वाला है। तो इसमें जानना ये है कि एयर क्या होता है। तो हम एयर को सबसे पहले डिफाइन करने वाला हूँ मैं कि एयर क्या है। व्हाट इज एयर? इट इज नथिंग, इट इज ए मिक्सचर of gases and dust। बस। एयर है क्या? व्हाट इज एयर? हवा। क्या है ये जो है गैसेस और डस्ट जो हमारे यहाँ जो प्रेजेंट है, वो सब के सब जो है, उन सभी को एक साथ हम एयर कह रहे हैं। और यही एयर है जो हमारे अर्थ के सब चारों तरफ है, तो उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो बात ये आती है कि एयर, फिर हवा जो से कहते हैं, एयर और विंड में क्या अंतर है? तो याद रखना, एयर जब ब्लो करना स्टार्ट करता है, मीन्स मिक्सचर ऑफ गैस और डस्ट को तो एयर कहते हैं, लेकिन जब एयर स्टार्ट्स ब्लोइंग, इट इज कॉल्ड विंड। अगर एयर स्टार्ट करता है, मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। Or what is air? Mixture of gases and dust, that is air. And the air is all over the earth's surface like a blanket, that is called atmosphere. So atmosphere में जो है air, gases है and dust है। So अब मैं atmosphere के बारे में दो चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। पहला composition, दूसरा structure। तो composition क्या है? कंपोजिशन मतलब कि एयर बना, एटमॉस्फेयर जो हमारा बना किससे? हमें पता है कि पहला चीज़ जो बना है डेट इज गैसेस, दूसरा क्या है? डस्ट, और तीसरा पार्टिकल। ये पार्टिकल आता है PM2.5, PM2.5। ये सारे जो है, जो मतलब कि जैसे किसी भी एरिया इंडेक्स, जब एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी चेक करते हैं, उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा डस्ट और गैसेस, ये सारे मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। तो अब जानना है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जानना है डेट इज़ गैसेस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस है? अगर गैस के बारे में बताऊँ मैं, तो सबसे ज़्यादा है कौन सा है? नाइट्रोजन। इसको लिखने का तरीका N2 है, नाइट्रोजन N2, जो कितना है? 78% है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, O2 लिखते हैं इसको इस तरह से, जो 21% है। और ये दोनों की जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। इसी कारण इनको परमानेंट गैस भी कहते हैं, परमानेंट गैसेस।
उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आता है डेट इज़ 0.8 मीन्स आर्गन, जिसे AR से डोनेट करते हैं, जो है 0.8%। और जान लेते हैं और गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो 0.04% हो गया है। पहले 0.03% था ये, और काफ़ी जगह बुक में 0.03% लिखा रहता है, लेकिन इस चीज़ को अपडेट कर लेना, 0.04% हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। और 5 मैं लिख देता हूँ, और बाकी सभी ऑल अदर गैसेस, जो रह गए उस बाकी सारे गैसेस। तो ये सारे जो है गैसेस है। अब जैसे याद रखना, जैसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, मीन्स हमारे बॉडी का जो हर एक सेल है, ह्यूमन सेल्स, जो प्रोटीन है, और प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो निभाता है बनाने में, जो कंपाउंड में जो फॉर्म होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन हमें चाहिए, बिना ऑक्सीजन का हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। याद रखना, ऐसा नहीं कि प्लांट को भी नहीं चाहिए होता है, प्लांट को चाहिए। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज को में बदलता है। मीन्स क्या करते हैं हम कि जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के हेल्प से। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, तो इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है, इसीलिए उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आर्गन की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता है, प्लांट्स बिना इसके खाना बना सकते हैं। मीन्स फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिडक्शन, इसका रिड्यूक्शन होगा नहीं, तो ये कार्बोहाइड्रेट में बनेगा नहीं। जब इसका मतलब ये होगा कि फूड जो है खाने के लिए, मतलब प्लांट्स का बनेगा नहीं। जब प्लांट्स के लिए खाना नहीं बनेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो उस पर किसी तरह से जो डिपेंड है एनिमल्स और ह्यूमंस, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो मिस एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो एक चीज़ हर एक दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये हमारे अर्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अर्थ जो वार्म रखता है, मीन्स एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, अभी जितना है वो भी ज़्यादा है, ज़रूरत है उसको भी कम करने की, अगर चाहते हैं कि इंसान के लिए ये प्लैनेट काफ़ी सही और सबसे बेस्ट रहे तो। और बाकी अदर सारे गैस जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, बाकी सारे गैस भी हमारे एटमॉस्फेयर में था। सो ये है हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब स्ट्रक्चर के बारे में। सो ये मान लेते हैं, हाँ, तो अब देखो ये जो है स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हम, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो ये जो है ये अर्थ सरफेस है, जो ये है अर्थ सरफेस है, जहाँ हम इंसान इसके ऊपर हम रहते हैं। हाँ, काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, नहीं, हम अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, जो कि ये है यहाँ पे। सो ये अर्थ सरफेस है, और ये वाला पार्ट मान लेते हैं अर्थ का बीचों बीच वाला, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, मतलब कि हम मान लेते हैं इक्वेटर वाला पार्ट है, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट। अब जैसे इसके ऊपर हम जाएंगे, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 18 किलोमीटर तक हाइट तक, ये अलग एटमॉस्फेयर का पहला पार्ट है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। अब 18 के बाद 19, 20, 21, 22 करते 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 कहाँ तक आ गए, यहाँ तक, सेकेंड लेयर तक। और ये जो है 50 किलोमीटर तक, यहाँ तक हो गया 50 किलोमीटर तक, यहाँ से 18 और यहाँ से यहाँ तक ये। सो अब ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ऊपर जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 किलोमीटर तक आ गया, डेट इज़ मेजोस्फेयर। फिर ऊपर तक आ गए 400 किलोमीटर, इसे कहते हैं थर्मोस्फेयर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट, डेट इज़ 1000 किलोमीटर, एक्सोस्फेयर।
एग्जोस्फेयर। और इसके बाद जो है एग्जोस्फेयर के बाद में से एग्जोस्फेयर के बाद कहा जाता है एंट्री गेट ऑफ द स्पेस। कहना है मतलब इसके बाद आप स्पेस में आ गए। सो ये मैंने आपको बताया डिस्टेंस वाइज कि अर्थ के सरफेस से शुरू के 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर वाला एरिया है। वैसे ये पूरे एटमॉस्फेयर ही है, हमारा अर्थ का जो है पूरा एटमॉस्फेयर ही है। लेकिन एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर है बिकॉज ऑफ दी कंपोजिशन। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है। तो उस हिसाब से इसको 5 लेयर में डिवाइड कर दे, जिसका सबसे जो नज़दीक वाला है, सबसे फर्स्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर है सबसे निचला लेयर है। याद रखना जितने भी एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिकल एक्टिविटी होती है, एग्जांपल के लिए रेनफॉल, उसके अलावा क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, लाइटिंग, जितनी भी चीज़ आपको वेदर या क्लाइमेट के रिगार्डिंग चीज़ देखने को मिलता है आसमान में, सब के सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। जैसे कि रेनफॉल, क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, सारी चीज़ जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। और जैसे ट्रोपोस्फेयर से हम अगले स्टेप में गए, मीन्स अगले लेयर में, डेट इज स्ट्रेटोस्फेयर, जो 50 किलोमीटर तक ऊपर तक है। इस लेयर में किसी भी तरह से वेदरिक फिनोमिना नहीं होता, इसलिए सबसे आइडियल माना जाता है एरोप्लेन और जेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह से वो वेदरिक फिनोमिना से दूर रहते हैं और डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो इस वाले लेयर में ये जो है एयरप्लेन और जेट जो है उड़ते हैं। उसके अलावा जो तीसरा लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सा आता है, मेजोस्फेयर। क्या होता है, काफ़ी बार जब डिफरेंट डिफरेंट मेटेरॉइड जब हमारी पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं, हमारी पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं, तो आते आते फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जलने लगता है, और जलने के बाद राख बन जाता है। तो कौन से लेयर में आके राख बन जाता है, इस वाले मेजोस्फेयर में, जिसे कहते हैं मेटियोर्स। और अगर ये यहाँ तक राख ना बन पाए और बिल्कुल इस मेजोस्फेयर को पार करते हुए पृथ्वी के सरफेस में यहाँ पर आकर टकरा गया, तो ये इसको हम मेटेरोइड्स को मेटेराइट्स कहेंगे तब। लेकिन ये यहाँ पर आकर ही राख बन जाता है मेजोस्फेयर में, इसलिए इसे मेटेराइट्स कहते हैं। और उसके बाद आता है ये उसके नेक्स्ट लेयर थर्मोस्फेयर। इसको थर्मो मतलब होता है हीट। याद रखना थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं, आयनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर आयन्स जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए नॉर्थ पोल के पास के जो कंट्री है या फिर साउथ पोल के पास जो कंट्री है, वहाँ से हमें जो है ऑरियलिस बोरियलिस जो है एक्टिविटी फिनोमिना जो है देखने को मिलती है। आप इसे सर्च करो तो आपको देखने को मिलेगा, आसमान में रंग बिरंगे आसमान देखने को मिलता है। सो वो इसी लेयर में होता है। और जितने भी रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, हाँ, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी जो है यहीं से टकरा के वापस आ जाती है। एक्सोस्फेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है। सो ये जो है चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी काफ़ी सारी चीज़ें। और उसके अलावा इसमें जो आपको जानना है, जो आपके एग्जाम पर्पज, उसके अलावा काफ़ी हाई लेवल का बता रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें आपके काम आया है, लेकिन वो भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। एग्जाम्पल जैसे मैं अगर प्रेशर की बात करूँ, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही हम पृथ्वी को ऊपर जाएंगे हमारी एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। एयर की डेंसिटी से मतलब क्या है, एयर की डेंसिटी से मतलब है एयर डेंसिटी का मतलब कि अगर एयर ज़्यादा है, मीन्स एयर में जो पार्टिकल जो गैसेस है वो ज़्यादा है, तो मतलब डेंसिटी हाई है। अगर वो कम होने लगे तो डेंसिटी कम है। आप इस हिसाब से समझो। तो इसलिए जो अर्थ के सबसे ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, और स्ट्रेटोस्फेयर तक में ना 99% है। मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर तक में हमारे एटमॉस्फेयर का जितना भी गैसेस है, पार्टिकल है, एयर है, और 99% यहीं पर कवर हो जा रहा है, और बाकी जो बच गया ना 1% उससे ऊपर वाले में है। सो मतलब कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते रहेंगे 18, 50, 80, 400 तक, एटमॉस्फेयर में जो एयर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, मीन्स इस तरह से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होने वाला है, डेंसिटी ऑफ एयर, मीन्स डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज। तो डेंसिटी जो है एयर की डिक्रीजेस घटेगी।
अब डेंसिटी घटेगी मतलब एयर की मात्रा क्या हो चुकी है, कम हो चुका है। अगर एयर का मात्रा कम हो चुका है तो मतलब एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर भी कम होता जाएगा, मीन्स एयर प्रेशर डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ट्रोपोस्फेयर। किसमें सबसे कम है, एक्सोस्फेयर। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है एयर की। और सबसे कम कहाँ पे है, एक्सोस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता जाता है। सो ये अब बात करता हूँ मैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या रोल है, मीन्स टेम्परेचर कैसे बढ़ता घटता है, ये जानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कैसे वैसे तुम्हारे एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं है, लेकिन तब भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि जैसे कि याद रखना कि जैसे आप पहले लेयर से मीन्स फर्स्ट जो लेयर है मीन्स ट्रोपोस्फेयर, जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा, कम होगा। मीन्स इस वाले में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही यहाँ से ऊपर गए मीन्स ट्रोपोस्फेयर से किस में आ गए, स्ट्रेटोस्फेयर, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट वाले में टेम्परेचर डिक्रीज होगा और उसके बाद फिर इंक्रीज होता रहेगा और फिर कहीं डिक्रीज नहीं होने वाला। मीन्स पहले डिक्रीज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, फिर बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फेयर में और फिर मेसोस्फेयर में घट जाएगा और फिर बढ़ता रहेगा। तो ये टेम्परेचर के जो रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में। याद रखना अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर है इसीलिए हमें सर्दी लगती है, इसीलिए गर्मी लगती है, इसीलिए हमें क्लाइमेट वेदर का फिनोमेना का जान पाते समझ पाते हैं। और जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एग्जाम्पल के लिए स्पेस में वैक्यूम है, एयर है ही नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हो भी नहीं सकती है। ना वहाँ पर ठंड लगेगी ना गर्मी, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए थर्मोस्फेयर, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अगर आप हाथ बाहर निकालोगे तो क्या होगा कि वहाँ पे पता ठंड लगेगी आपको। जबकि यहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि इंसान राख आराम से बन सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर ही तो है जो हमें एहसास करा रहा है ये सब चीज़ों का। एटमॉस्फेयर ही नहीं तो हमें फील ही नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर, जो आपके लेवल के हिसाब से काफ़ी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा भी है। और ये काफ़ी सारे जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए भी जो आगे की तैयारी करते हैं कंपटीशन सबकी। तो अब मैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ, डेट इज़ बायोस्फीयर, जो सिर्फ 2 से 3 मिनट का रहने वाला है। हाँ, ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिया है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता और ज़्यादा टाइम दूँ, अब मतलब कि आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। पहले ही 15 से 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम 5 मिनट के अंदर से फटाफट ख़त्म करूँ। इसलिए ये सब चीज़ें टाइम लिखने में मेरे को काफ़ी 10 मिनट लग जाता है और सारी चीज़ें पढ़ाने में, इसलिए चलो चलते हैं पढ़ते हैं आगे, वो सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायो का मतलब होता है लाइफ, मीन्स जहाँ लाइफ है, जहाँ जीवन है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लाइफ है, और जहाँ लाइफ है वही बायोस्फीयर है। सो मीन्स वेयर एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ जीवन वहाँ बायोस्फीयर, और जहाँ देयर इज नो लाइफ देयर इज नो बायोस्फीयर। इस चीज़ का बस ध्यान में रखना। इफ़ देयर इज एनी मीन्स इंसेक्ट द लार्ज एनिमल दैट इज लाइक एलिफेंट, इफ एग्जिस्ट और प्लांट्स लाइफ, सो मीन्स दे आर टुगेदर नाउन एज बायोस्फीयर। या फिर हम ये कह सकते हैं ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर, लैंड एंड एयर, मीन्स जहाँ पानी मीन्स जहाँ वाटर हो, जहाँ लैंड हो और जहाँ एयर हो, तो मीन्स ये कॉमन जोन हो गया ये वाला, तो ये हो गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। सो यहीं पे जो है टॉपिक कंप्लीट रहता है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और है जो बताना चाहता हूँ, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कि आपको बताया था मैंने पहले भी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और ये हमारे अर्थ को वार्म रखने में काफ़ी ज़्यादा
अहम भूमिका निभाता है। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप आर अर्थ वार्म सो दैट वी कैन फील वेरी वार्म। अगर हम बात आगे करें कि लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ गई है वहाँ, तो क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने से सूरज की रोशनी को ज़्यादा ये ट्रैप करेगा, इससे जो वार्मनेस और ज़्यादा बढ़ा देगा। मीन्स कहीं ना कहीं एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, मीन्स किसके एटमॉस्फेयर का, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अगर देखा जाए तो हमारे अर्थ के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण आज नॉर्थ पोल, साउथ पोल के जो ग्लेशियर है, बाकी सारी चीज़ जो है पिघल रहा है, वाटर का सी लेवल जो है बढ़ रहा है, क्लाइमेट में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसको ज़रूरत है हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम से कम जो है प्रोडक्शन हो पूरे वर्ल्ड में, ताकि जो है हम अपने अर्थ के एवरेज टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सके और हम अपने अर्थ को एक सुरक्षित अर्थ बना सके। सो ये यहाँ होती हमारी वीडियो कंप्लीट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द सुमित।